Patel's e-learning zone associated with Devash International Public School. सो फ्रेंड्स हमारा वैसे तो थर्ड मेथड जो है वो भी अभी कंप्लीट हो चुका है एंड चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बट जो लास्ट सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज होते हैं आज हम वहाँ से कुछ चीज़ें देखेंगे. सो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन बी. एज यूजुअल सेक्शन ए के जो एमसीक्यूज वगैरह है वो आपको खुद से करने हैं एंड अगर आपको उसमें कुछ भी डिफ़िकल्टीज आती है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. मैं आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर करने का 110% में ट्राई करूँगी. ठीक है फ्रेंड्स, ओके. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम सेक्शन बी. सेक्शन बी आप देख सकते हो. सेक्शन बी के अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ टाइम सीरीज हैविंग डिक्रीजिंग ट्रेंड. क्या चीज़ डिक्रीजिंग ट्रेंड में चलती है. देन बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ सकते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँगी डिक्रीज क्या होता है भाई. डेथ रेट. यस, डेथ रेट डे बाय डे आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग ट्रेंड में है बिकॉज ऑफ यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ डिपार्टमेंट्स. सो हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलप होने के कारण अभी जो डेथ रेट है वो कम मतलब डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, टेंड्स टू डिक्रीज. इसके अलावा सेकेंड वन एग्जाम्पल जो है वो होता है चाइल्ड मोर्टालिटी रेट. यस, अगेन चाइल्ड मोर्टालिटी रेट भी हमेशा क्या होता है, डाउन होता है. ठीक है, तो यस आप ये वाला एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. ठीक है, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टाइम सीरीज. सो अगेन आई विल से कि टाइम सीरीज का जनरली जो डेफिनेशन है वो मैं स्टार्टिंग में ही दे चुकी थी आपको. सो यू कैन रिफर द फर्स्ट लेक्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज. अगेन इस पे मैंने एक सेपरेट बहुत बड़ा डीप एक्सप्लेनेशन दिया था. देन यू कैन चेक लेक्चर नंबर 2 ऑफ टाइम सीरीज. The next question is what is meant by analysis of time series. Now मैं आपको बता दूं कि what is analysis of time series. तो टाइम सीरीज का एनालिसिस के बारे में भी मैंने डिस्कशन कर लिया था. फ्रेंड्स, अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लोगे आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. टाइम सीरीज का एनालिसिस इज नथिंग बट डेटा का कलेक्शन है और उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम क्या करेंगे, उसको अरेंज कर देंगे. तो उससे जो भी हमें उसकी इफेक्ट्स पता चलेगी उसको हम कहेंगे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट इज नोटेशन टू शो द साइक्लिकल कंपोनेंट ऑफ द टाइम सीरीज. अब नोटेशन कंपोनेंट क्या होता है, देन सीटी उसको किस चीज से डिनोट करते हैं. तो वो ये भी मैंने बता ही दिया था. वैसे साइक्लिकल को सीटी से डिनोट करते हैं. Then after the next question is state the name of the method of measuring trend. तो ट्रेंड को मेजर करने के तो ये तो हमने तीनों के तीनों मेथड्स देख लिए, हमने उसके ऊपर से सम्स भी कर लिए. द फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल, सेकेंड वन इज लिस्ट स्क्वायर एंड थर्ड वन इज अ मूविंग एवरेज. तो हमने ये भी अच्छे से कर लिया है फ्रेंड्स. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इफेक्ट ऑफ विच कंपोनेंट इंडिकेट फ्लक्चुएशन रिपीटिंग विद इन 1 ईयर. सो मैंने जब भी आपको कंपोनेंट्स एक्सप्लेन किए उसी टाइम पे बोला था कि विद इन 1 ईयर कौन रिपीट होता है, ऑब्वियसली सीजनल, राइट, बिकॉज सीजन जो है वही हर साल रिपीट होगी ही पता है. प्लस जो मैंने बोला था फेस्टिवल्स वगैरह है वो भी सीजनल कंपोनेंट में आते हैं. तो यस फ्रेंड, अगेन बोलूँगी कि जो फेस्टिवल्स और ये सब होता है वो भी तो रिपीट होता ही है एंड दैट इज वाई सीजनल कंपोनेंट इज रिपीटिंग विद इन 1 ईयर. देन आफ्टर स्टेट द कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज. अगेन ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये भी मैं आपको आगे बता चुकी हूँ. 4 कंपोनेंट होते हैं, सीजनल होते हैं, ट्रेंड होता है, साइक्लिकल होता है एंड रैंडम होता है. ये 4 कंपोनेंट पे मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है. Then last one is a describe. Wait, yes. Last नहीं है, second last है. Sorry. When is the method of moving average more useful to find trend line? Question number 9 is most important one. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये भी मैंने जब ट्रेंड लाइन शुरू करा मूविंग एवरेज उस टाइम पे बता ही दिया था. इसका आंसर मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि जब भी
जो वेरिएशन होते हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म वेरिएशन होते हैं और फ्लक्चुएशन शॉर्ट टर्म में ही बहुत ज़्यादा होता है। इन दैट केस अपने मूविंग एवरेज फाइंड कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में जब भी चेंजेस होते रहते हैं, लाइक हमें वीकली चेंजेस देखने हैं, मंथली चेंजेस देखने हैं या क्वार्टरली चेंजेस देखने, इन दैट केस मूविंग एवरेज इज़ बेस्ट। ठीक है, ओके तो क्या ईयर के हिसाब से होता है तो मूविंग एवरेज ढूंढ सकते हैं? ऑब्वियसली यस, बट सबसे ज़्यादा सूटेबल वहाँ है जहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में चेंजेस आते हैं, फ्लक्चुएशन शॉर्ट ड्यूरेशन में होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मूविंग एवरेज यूज होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइनर इक्वेशन fitted using the data of 7 weeks for variable y is, मतलब आपको एक ट्रेंड लाइन दी हुई है 25.1 minus 1.3 t, estimate the value of y using the 8 weeks, मतलब कि आपको t is equals to 8 रख के सिंपली आंसर लाना है, नथिंग एल्स। आप कर ही सकते हो इजीली, आपको पूरी ट्रेंड लाइन दी हुई है, सिर्फ t is equals to 8 रखो, 8 को मल्टीप्लाई करो विथ 1.3 एंड देन आफ्टर उसको 25.1 में से माइनस कर दो तो आपका आंसर आपके लिए रेडी हो जाएगा। मूव करते हैं फ्रेंड्स ऑन सेक्शन सी। तो सेक्शन सी में फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एडिटिव मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। अगेन आई रिपीट कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये कवर कर दिया था, व्हाट इज एडिटिव मॉडल। देन आफ्टर what is meant by cyclical component। so cyclical component क्या है इसके बारे में भी मैंने डिटेल में आपको बताया था। लेक्चर नंबर 2 जो है उस पर मैंने सब कुछ कंपोनेंट ऑफ साइक्लिकल एंड सीजनल सबके बारे में मैंने बताया था। सो आप वहाँ से लिख सकते हो। देन आफ्टर हाउ डज सीजनल कंपोनेंट डिफर फ्रॉम साइक्लिकल, मतलब सीजनल एंड साइक्लिकल के बीच का डिफरेंस। सो फ्रेंड्स इफ़ यू रिमेंबर, मैंने जब कंपोनेंट्स चलाए थे तो उसको साइड बाय साइड लिख के ही चलाए थे और उसी टाइम पे मैंने डिफरेंस भी बहुत क्लियर कर दिया था, तो यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू नॉट। देन अच्छा, लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी बिकॉज मैंने बहुत सारा रेफरेंस वहाँ से अभी लिया हुआ है। सो मैं फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर का आपको लिंक जो है वो आई बटन पे एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर जगह पे दे दूंगी। देन आफ्टर एक्सप्लेन द इर्रेगुलर कंपोनेंट। अगेन कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज के अंदर मैं इसको भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देन नेक्स्ट है स्टेट द लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। यस, ये मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ग्राफिकल मेथड का जो लिमिटेशन है, फर्स्ट लिमिटेशन ये है फ्रेंड्स कि जो कर्व बनाते हैं वो हर एक से अलग अलग आते हैं, मतलब वी कैन नॉट फाइंड एग्जैक्ट ट्रेंड वैल्यू बाय ग्राफिकल मेथड, राइट। यस, हम ट्रेंड पता कर सकते हैं कि किस टाइप का है, बट एग्जैक्टली ट्रेंड वैल्यू जो होती है वो हमें पता नहीं लगती है, एंड दिस इज द लिमिटेशन ऑफ ग्राफिकल मेथड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है? सो यस फ्रेंड्स, मूविंग एवरेज मतलब क्या? तो व्हेनेवर changes or fluctuation are repeating in short term और fluctuating in short term, तो हम moving average मतलब कि बार बार नए नए टोटल लेके उसका एवरेज निकालते हैं, तो उसको कहते हैं हम moving average। नेक्स्ट वन, फिर आप उसमें जो हम सम करते हैं तो सम के हिसाब से जो भी सॉल्यूशन आ सकता है उसमें, जैसे हम जो प्रोसेस सम में फॉलो करते हैं मूविंग एवरेज वाले, वही आप लोग लिख सकते हो। अगर आप लोग इसमें नहीं आंसर लिख पाते हो दैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसका आपको पिक जो है पूरा थियरी का वो दे दूंगी जिससे आप लोग अपनी नोटबुक में लिख सकें। नेक्स्ट इज डिफाइन टाइम सीरीज, ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। नेक्स्ट इज स्टेट द मेरिट्स ऑफ द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज टू मेजर ट्रेंड। मेरिट्स मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, उसके फायदे में फर्स्ट जो है वो है कि हमें एक एग्जैक्टली
पॉइंट वैल्यू मिलता है हर एक शॉर्ट पीरियड के लिए, सो दैट हम इजीली उसका एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। सेकेंडली जो कैलकुलेशन है वो भी एवरेज के ऊपर से है। देखा आप लोगों ने लास्ट 2 लेक्चर में कि मूविंग एवरेज में अगर आपको प्लस माइनस करने आते हैं एंड डिवीजन आता है, मल्टीप्लिकेशन आने की ज़रूरत नहीं है। सो प्लस माइनस एंड डिवीजन से ही हमारे ऑलमोस्ट सारे मूविंग एवरेज के सम हो जाते हैं। सो कैलकुलेशन इज़ अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, तो एक ये भी उसका मेरिट होता है। देन नेक्स्ट जो है वो है कि हम इजीली इसका जो ट्रेंड है वो फाइंड कर सकते हैं। अगेन यही उसका बेसिक सा मतलब एक मेरिट है कि उसका जो कैलकुलेशन है काफ़ी सिंपल है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन से ही हम इसको आसानी से हम अचीव कर सकते हैं। देन आफ्टर एवरेज जो है वो हर 3 ईयर की ली जा रही है। सो अगर उसमें कोई क्या बोलते हैं जो एबनॉर्मल कुछ होते हैं, लाइक एक्सीडेंटली अगर कुछ होता है, सो उसकी 1 या 2 साल की एवरेज में आएगा, बट देन आफ्टर वो एलिमिनेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि हम हर 3 साल के बाद नया टोटल ले रहे हैं। तो जैसे ही उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, जो एबनॉर्मल ईयर है या एबनॉर्मल टाइम पीरियड है उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, तो एटलीस्ट जो बाकी का है हमें वो ट्रेंड तो पक्का सही वाला मिलेगा। सो ये इसका एक बेनिफिट है। उसके अलावा और है कि शॉर्ट टाइम के लिए जो भी इफेक्ट्स आती है सो वो एलिमिनेट भी हम इसमें कर सकते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमने देखा था कि 3 साल है, तो जब भी हम 1 साल आगे वाला लेते हैं आगे वाले को एलिमिनेट कर देते हैं, राइट। सो एलिमिनेशन जो है एबनॉर्मल चीज़ों का, और शॉर्ट टर्म में ऐसे बार बार चेंजेस आते रहते हैं, सो ऑब्वियसली हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेनिफिट है। इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब द ग्राफिकल मेथड टू मेजर ट्रेंड। ग्राफिकल मेथड को क्या डिस्क्राइब करना, ग्राफ लेने का, एक्स एक्सिस बनाने का, वाई एक्सिस बनाने का, सिंपली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के ही स्केल मेजर लेके पॉइंट को हम पुट करेंगे इन ग्राफ पेपर, एंड देन जो भी पॉइंट्स हमको मिल रहे हैं ऑन स्कैटर डायग्राम उसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, एंड देन आफ्टर उन सबके नियरेस्ट एक हम क्या करते हैं, कर्व पासिंग करते हैं, दैट इज आवर ट्रेंड लाइन। सो जो भी ओरिजिनल लाइन थी उन सबके बीच में से पास होती है ऐसी एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, और उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रेंड लाइन। ठीक है फ्रेंड्स। सो यस, यहाँ पर हमारा सेक्शन बी एंड सेक्शन सी खत्म हुआ। आप लोग बोलोगे क्या नोटबुक में लिखना है, देन आई विल से कि अगर आपने फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर नहीं लिखा था तो डेफिनेटली ये आपको लिखना है, एंड इफ़ आपने मेरा फर्स्ट एंड सेकेंड लेक्चर लिख लिया है अच्छे से सारी थियरी, देन आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसी में से आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, इफ़ यू नोटिस्ड वन थिंग, यहाँ पर सेक्शन बी एंड सेक्शन सी में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, प्रैक्टिकल सम्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं है। देन यू कैन अंडरस्टैंड, स्टार्टिंग में जब भी मैंने इस चैप्टर को शुरू किया था तब मैंने बोला था कि यहाँ पर आपको इस चैप्टर में से थियरी पूछने के चांसेस सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3। तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे सेक्शन बी एंड सेक्शन सी दोनों में एक भी छोटे सम्स नहीं है। छोटे सम्स एक्चुअली पूछने के लिए यहाँ पर नहीं है। सो यस, थियरी पूछने के सबसे ज़्यादा चांसेस है। अगेन आपने अगर एक चीज़ और नोटिस किया हो तो हर बार हर एक क्वेश्चन में कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज ही रिपीट हो रहा है। सो आप अगर वो मेरे 2 लेक्चर्स को अच्छे से देख लिया, फर्स्ट लेक्चर बेसिक से थियरी थी एंड सेकेंड लेक्चर कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज सेपरेट वीडियो जो था, तो अगर ये 2 आपने लेक्चर्स अच्छे से देख लिए हैं देन थियरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन आई रिपीट कि आप लोगों ने अगर वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद सेक्शन डी पे हम मूव करते हैं। सेक्शन डी में फर्स्ट जो क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम सीरीज। तो अभी जो मैंने मूविंग एवरेज का टाइम सीरीज मेरिट्स बताए
वही आप टाइम सीरीज के इम्पोर्टेंस में भी लिख सकते हो। दूसरा कि जनरली गवर्नमेंट है या कोई भी बिजनेस है या कोई भी इंडस्ट्री है या कोई भी सर्वेयर होते हैं, तो लोगों के लिए टाइम सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि टाइम सीरीज से वो लोग कोई फ्यूचर की चीज़ को एस्टिमेट कर सकते हैं। अगर कोई ईयर के बीच में या कोई भी जो भी डेटा है उसमें से कुछ भी मिसिंग है या कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, तो उसको भी वो लोग एलिमिनेट कर सकते हैं थ्रू दी मूविंग एवरेज, राइट फ्रेंड्स। तो एक ट्रेंड पता चलता है। सेकेंड चीज़ कि हमें एस्टिमेशन करना है फॉर द फ्यूचर, तो पॉसिबल है। और यूज़ द वर्ड फोरकास्टिंग इंस्टेड ऑफ एस्टिमेशन, बिकॉज एस्टिमेशन तो हम रिग्रेशन लाइन के थ्रू भी कर सकते थे, बट यहाँ पे हम फोरकास्ट कर रहे हैं फॉर फ्यूचर। सो प्लीज़ यूज़ द वर्ड फोरकास्टिंग, ठीक है फ्रेंड्स। सो टाइम सीरीज के इम्पोर्टेंस में आप यही लिख सकते हो कि इसको गवर्नमेंट यूज़ करता है फॉर फोरकास्टिंग, एज वेल एज जो ट्रेडर्स होते हैं वो अपनी डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। प्रोड्यूसर होते हैं वो भी अपनी डिमांड को एज वेल एज रॉ मटेरियल की नीड को एस्टिमेशन करने के लिए, उसको फोरकास्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से बना के भी लिख सकते हो। एक बार मैं रिकमेंड करूँगी कि आप बुक से ये वाले क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, देन आफ्टर खुद के हिसाब से लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। 3 मार्क में अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपको 6 इम्पोर्टेंस पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। ओके, तो नेक्स्ट मूव करते हैं ऑन क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट द यूज ऑफ एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज। अगेन मैंने एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज का जो क्या फंडा है वो आपको समझा दिया है, और इसका जो यूज़ है तो अगेन यही सारे यूज़ है जो हमने अभी अभी टाइम सीरीज के इम्पोर्टेंस में देखे फ्रेंड्स। वही टाइम सीरीज का इम्पोर्टेंस या एनालिसिस व्हाटएवर, सबका इम्पोर्टेंस वही है, यूज़ वही है। सो वही लिखना है आपको। एक ही क्वेश्चन लर्न करो और उसी को बार बार रिपीट करते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ वही है। तो 2 क्वेश्चन अलग से हमें लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डू स्मार्ट वर्क, लेबर वर्क मत करो। स्मार्ट वर्क करने से ही आपके बोर्ड में अच्छे नंबर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ मीन्ड बाय ट्रेंड ऑफ टाइम सीरीज। ट्रेंड मतलब क्या, मतलब जो मैंने फर्स्ट कंपोनेंट आपको बताया था वो आपको यहाँ पे लिखना है। रेगुलर कंपोनेंट बोल सकते हो या ट्रेंड बोल सकते हो। तो जो फर्स्ट टाइम सीरीज का कंपोनेंट है आपको फुल्ली यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन सीजनल कंपोनेंट। मैं नहीं बोलूँगी कि मैंने आगे पढ़ा दिया है, थक गई मैं बार बार यही बोल के कि लेक्चर नंबर 1 और 2 के अंदर सारी चीज़ें हैं। Explain the method of fitting linear equation to give data using the method of least square। तो जो भी हम least square method में करते हैं, लाइक सबसे पहले हम x बार इधर होता नहीं है, t बार एंड y बार ढूंढ लेते हैं, देन आफ्टर उसका इक्वेशन रख देते हैं, b फाइंड आउट करते हैं, a फाइंड आउट करते हैं, a का एंड b का फॉर्मूला रख दो, एंड लास्टली जो हमारा पूरा इक्वेशन है y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी वाला, वो पूरा एक्सप्लेन कर दो, पूरी प्रोसेस एक्सप्लेन कर दो, आपका आराम से 1 पेज हो जाएगा। अगर आपको कैसे लिखना है समझ में नहीं आता है, देन आप बुक में रिफ़र कर सकते हो। बुक में जहाँ से भी स्टार्टिंग है वहाँ पर ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। आप एक बार रीड करोगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से लिखना है, बिकॉज ऐसे सम तो हम करते ही हैं, सम करने के लिए पूरी प्रोसेस तो आपको पता ही है, सो इजीली यू कैन डू इट। एंड नेक्स्ट वन इज स्टेट द मेरिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ लिस्ट स्क्वायर मेथड। मेरिट्स इसके ये है कि एग्जैक्टली ट्रेंड वैल्यू पता चलती है, एग्जैक्ट फोरकास्टिंग होता है, एंड बहुत इसमें एक बोले ना प्रिसीजन होता है। लाइक प्रिसीजन का मतलब आपको नहीं पता होगा शायद, प्रिसाइज, एक्यूरेट, यस एक्यूरेट, मतलब कि इसमें आप एक्यूरेटली फिगर आउट कर सकते हो, फोरकास्टिंग कर सकते हो, ये सारे उसके मेरिट्स है। बट अगेन उसके डीमेरिट्स, तो उसके डीमेरिट्स में ये आएगा कि इसकी कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होती है। अगर किसी का मैथमेटिक्स वीक होता है तो वो इजीली कैलकुलेशन को नहीं कर पाएगा, एज वेल एज उस अंडरस्टैंड करना भी थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, तो उसके डीमेरिट्स हैं। देन आफ्टर जो नेक्स्ट है वो है
डिस्क्राइब द मेथड ऑफ मूविंग एवरेज आगे अभी मैं बता चुकी हूँ. एंड देन नेक्स्ट इज डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मेथड ऑफ मूविंग एवरेज. सो मेरिट्स हमने देख लिए मूविंग एवरेज के. डीमेरिट्स क्या है? सो फर्स्ट है कि इससे जो इंटरवल है वो बार बार चेंज होते रहते हैं, मतलब 3 फिर नेक्स्ट 3 फिर नेक्स्ट 3. तो इसके कारण हमें कुछ एक्यूरेट फिगर आउट नहीं होता है. जैसे आप लोगों ने सम किए, सम के ऊपर से क्या करना है क्या नहीं, उसका एनालिसिस क्या होगा, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, ये थोड़ा सा टफ रहता है. यस, मतलब कि कैलकुलेशन बहुत इजी है बट देन उसको इंटरप्रेट करना काफ़ी टफ होता है. जो सेकेंड है वो है कि एस्टिमेशन जो है इनिशियल लेवल पर आप कुछ और दिखेंगे और उसमें लास्ट तक आते आते कुछ और हो जाता है. मैंने जो लास्ट 1-2 सम आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे उसमें ऐसा ही था कि स्टार्टिंग में आपको दिख रहा है कि ट्रेंड बढ़ रहा है, देन आफ्टर वापस से ट्रेंड क्या हो जाता है, कम होता जा रहा है. आप सम्स के आंसर चेक कर लेना, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि ट्रेंड बढ़ता जाता है ट्रेंड कम होता जाता है, ऐसा कुछ नहीं है. स्टार्टिंग में बढ़ेगा फिर कम होता जाता है. सो यस, वी कैन से कि इनिशियल लेवल पर ट्रेंड लाइन सही जा रही है, देन कुछ बीच में ऐसा होने के कारण फिर हमारा ट्रेंड जो है वो ट्रैक पे नहीं रहता है. तो ये मूविंग एवरेज की लिमिटेशन है, आप लोग इजीली कर सकते हो. सेकेंड चीज़ कि जब लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज फाइंड करना है सो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होता है. शॉर्ट टर्म के लिए इजीली कर सकते हैं, मतलब 3 इयर्स 4 इयर्स 5 इयर्स कर सकते हैं. 6 इयर्स 7 इयर्स हो तब जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है. सो ये 2 3 4 पे अटक जाता है, तो ये उसका लिमिटेशन है. नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स वो आपको ग्राफिकल मेथड के हिसाब से एक सम सॉल्व करना है, जो मैं बोलूँगी कि आप होमवर्क में कर लो तो बेटर रहेगा. ग्राफ में आपने प्रैक्टिस की नहीं है, जितने सम्स मैंने करवाए नहीं की थी शायद से, है ना. यस, 4.1 में मैंने 2 ही सम करवाए थे, 2 आपको खुद से करने को दिए थे. आई डोंट नो आपने किए हैं या नहीं किए हैं, बट बहुत ही जल्दी मैं आपकी नोटबुक चेक करने वाली हूँ. सो अगर नहीं किए हैं देन कंप्लीट करो. इवन ये वाला जो सम है ये करना ही है. इवन दो आप लोगों ने फर्स्ट 2 लेक्चर की थियरी लिखी है, आपको ये वाला सम आज कंपलसरी होमवर्क में करना है. देन नेक्स्ट जो है सम नंबर 10, फिट द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा फॉर अ वेरिएबल ऑफ अ टाइम सीरीज. आपको सब कुछ दिया हुआ है इस सम में, n दिया हुआ है, मैं करवा देती हूँ. बहुत इंपॉर्टेंट सम है, ऐसे कुछ है नहीं बट बहुत इंपॉर्टेंट है. ऐसा दिया हुआ है, फिट द लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा. डेटा में आपको दिया है n इज इक्वल्स टू 4. देन आफ्टर सिग्मा y दिया हुआ है 270. देन आफ्टर सिग्मा ty दिया हुआ है 734. राइट, बस इतना डेटा दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है फ्रेंड्स. तो हमको सबसे पहले इक्वेशन हमारा क्या है, सो y कैप इज इक्वल्स टू a प्लस बी टी. नाउ b का फॉर्मूला क्या है, सो b का फॉर्मूला हमारा है n इंटू सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा t इंटू सिग्मा y अपॉन n इंटू सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा t का होल स्क्वायर. अब आप बोलोगे हमारे पास सिग्मा टी नहीं है, सिग्मा टी स्क्वायर भी नहीं है, देन व्हाट इज सॉल्यूशन फॉर दिस. n इज इक्वल्स टू जब 4 है तो आपका t क्या होगा, सिग्मा t इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो आपका टोटल क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. तो इसका टोटल हो जाता है फ्रेंड्स 10. ठीक है. अगेन जब सिग्मा टी स्क्वायर ढूंढना है तब भी यही करना है. सिग्मा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16. 1 प्लस 4 5 नहीं 16 प्लस 4 20 एंड 9 प्लस 1 10. सो आंसर इज 30. सो अब मिल गया हमें n इज इक्वल टू तो दिया हुआ है. यही चीज इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखना. रेड पेन से मार्क कर देना
जल्दी से लाइट नहीं होती है ऐसी कि हमें यहाँ पे सिग्मा टी एंड टी स्क्वायर कैसे फाइंड करना है। सो ये मेथड है इसका। टी वाई दिया हुआ है 734। अब आप कर सकते हो सम को इजीली। फोर इंटू 734 m प्लस 10 इंटू 270 m माइनस MRC 236 and 4 into 30 m plus 10 into 10 m minus MRC 20 236 divide by 20 11.8। a फाइंड कर लेते हैं। a is equals to y bar minus b into t bar। y bar के लिए क्या करेंगे, सिंपल सिग्मा y अपॉन n 270 डिवाइड बाई 4। b हमने फाइंड कर लिया 11.8 और t बार तो सिग्मा t हमको मिला था 10 और डिवाइड बाई 4 सो t बार इज 2.5। 11.8 into 2.5 29.5 67.5 minus 29.5 so answer is 38। your trend line equation is 38 plus 11.8 t। this is your equation and your final answer। ठीक है, सो बहुत इजी है बट अगेन आई विल से काफी इम्पोर्टेंट भी है। उसके बाद 3 ईयरली मूविंग एवरेज है फ्रेंड्स, प्लीज डू इन होमवर्क। बहुत ही इजी है, 3 ईयरली मूविंग में तो कुछ भी नहीं है। सो आज का लेक्चर के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेक्शन ई एंड सेक्शन एफ के जो भी सम्स हैं उसको सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। बट यस, होमवर्क ज़्यादा रहेगा, 2-3 दिन की बात है। और यस, आज के लेक्चर के बाद अब तो हमारा 2 दिन बाद लेक्चर है स्टेट्स का। सो तब तक के लिए आप ये सारा जो होमवर्क है उसको फिनिश कर दीजिए। सेक्शन ई एंड एफ में से जितनी चीज़ें आती है उसको करने की मैक्सिमम ट्राई करें। बाकी तो मैं हूँ ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।